मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 93वीं कक्षा चलेगी। कोई पीछे का प्रश्न वो तो बताइए। 178 पेज में स्पष्ट नहीं होता है। अवयविनम प्रत्यक्षाणको माभूत प्रत्यक्ष लोपः इति अनुसंचयं दर्शन विषया प्रतिजानत। शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि पूर्व पक्षी जो कि अवयवी का प्रत्याख्यान कर रहा है, प्रत्याचक्षाणकः प्रत्याख्यान करने वाला, खंडन करने वाला, चक्ष धातु है ना ये, और प्रति और आंग उपसर्ग है। तो चक्षिन को ही तो ख्या आदेश होता है, तो ख्या आदेश करेंगे और ल्युट प्रत्यय करें प्रति और आंग उपसर्ग लगा करके, तो क्या बनेगा शब्द? प्रत्याख्यान। प्रति आख्यान, प्रत्याख्यान है? नहीं, प्रत्याख्यान बोलेंगे तो खंडन हुआ, वो तो भाववाचक बन गया ना। अब यहां क्योंकि ख्या आदेश नहीं हुआ है, यहां ख्या आदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न करें तो उत्तर मिलेगा। चक्षिंग धातु को ख्या आदेश जो होता है, चक्षिंगः ख्या सूत्र है, ये कब करता है? तो वहां आर्ध धातु का अधिकार चल रहा है। आर्ध धातु प्रत्यय जब आगे होता है तब चक्षुंग धातु को ख्या आदेश होता है। अब यहां हो गया है शानच प्रत्यय, शानच होता है शित, शित होते हैं सार्वधातुक, तो चक्ष का चक्ष ही रहेगा, फिर ख्या नहीं हुआ। अब चक्ष आन है तो चक्षाण, तो चक्षाणकः प्रत्याचक्षाणकः प्रत्याख्यान करने वाला, किसका? अवयवी का। तो वह व्यक्ति जो अवयवी का प्रत्याख्यान कर रहा है उसको अवयवी, अवयविनम द्वितीय है, उसको माभूत प्रत्यक्ष लोपः, इसको अल्प विराम, उसमें विपरीत अल्प विराम में ले लें। माभूत प्रत्यक्ष लोपः अर्थात प्रत्यक्ष का लोप न हो जाए, क्योंकि मान तो वो भी रहा है कि हाँ प्रत्यक्ष हो रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है। लेकिन जब उससे पूछते हैं प्रत्यक्ष हो रहा है और तुम अवयवी को मानते नहीं, तो प्रत्यक्ष हो किसका रहा है? अब प्रत्यक्ष का लोप न हो जाए तो कुछ न कुछ तो उत्तर देगा ही वो अपने प्रत्यक्ष को बताने के लिए। तो वो उत्तर क्या देता कि अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानानः, ये अणुओं का जो संचय है यही दर्शन का विषय है, प्रत्यक्ष का विषय है। तो अणु के संचयों को प्रत्यक्ष विषय है ऐसा, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला, प्रतिजानानः। प्रतिजानानः का अर्थ हाँ, प्रतिज्ञा करने वाला, मानने वाला, स्वीकार करने वाला, वो स्वीकार कर रहा है। तो अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रतिजानानः किम अनुयोक्तव्यः, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पूर्व पक्षी से हम क्या प्रश्न करें? हम उससे कौन सा प्रश्न करें? क्योंकि उसने उत्तर क्या दिया कि अणुओं का संचय यह है प्रत्यक्ष का विषय, जबकि सिद्धांत पक्ष क्या है? अवयवी का प्रत्यक्ष, अणुओं का संचय नहीं, अवयवी का प्रत्यक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष है।
और उसने प्रत्यक्ष को बचाने के लिए कि प्रत्यक्ष तो रहे लेकिन अवयवी का नहीं मानता वो, तो क्या मानता है? उसने कहा कि मैं अणुओं के संचय को प्रत्यक्ष का विषय मानता हूं, दर्शन का विषय मानता हूं। तो ऐसे उस व्यक्ति को, पूर्व पक्षी को क्या प्रश्न किया जाए? तो वो यही तो कहेगा कि अणुओं का संचय प्रत्यक्ष का विषय है। अब जब उससे ये कहेंगे कि प्रत्यक्ष का विषय जो तुम्हारा हो रहा है ये अणुओं का संचय, ये जो एक बुद्धि बनी, तो एक बुद्धि का विषय एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धेर विषयम पर्यनुयोज्यः। उससे ये पूछना चाहिए कि एकम इदम द्रव्यम, यह द्रव्य एक है, एक का ज्ञान तो हो रहा है लेकिन अणुओं के संचय को एक मान रहा है वो, और जबकि अणु हैं बहुत सारे, तो बहुत अणुओं को एक मान रहा है। तो ये तो अनेक में एक बुद्धि वाली बात आ रही है सामने अब, है? तो उससे ये पूछे कि एकम इदम द्रव्यम, ये द्रव्य एक है, यहाँ एक बुद्धि का विषय क्या है? एक बुद्धि के विषय का प्रश्न उससे पूछना चाहिए कि एक बुद्धि का विषय वो क्या मान रहा है? किम अनेक बुद्धि ही अभिन्नार्थ विषया इति आहुस्वित भिन्नार्थ विषया। वो एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषयक है, अर्थात एक में ही एक बुद्धि है, अथवा भिन्नार्थ विषया, भिन्न भिन्न अणुओं का संचय, ऐसी बुद्धि है। अब उसमें आगे कहा कि अभिन्नार्थ विषया इति चेत अर्थांतर अनुज्ञानात् अवयव सिद्धि ही। यदि अभिन्नार्थ विषयक बुद्धि है, एक में ही एक का ज्ञान हुआ है, तो इसका अर्थ है उसने एक तत्व को स्वीकार कर लिया, अर्थात उसने भले ही नाम उसका अणु संचय ले लिया, तो संज्ञा भेद ही तो हुआ। ये तो मान ही रहा है कि एक है कोई तत्व जो उत्पन्न हुआ है, तभी तो कहेगा कि मेरी बुद्धि अभिन्नार्थ विषया है। अभिन्नार्थ विषया बुद्धि तभी कह सकता है जब सामने वाली वस्तु को वो एक मानने लगे। अब एक जब मान रहा है तो अणु का संचय बोले उसको, अथवा अवयवी बोले, अर्थांतर तो स्वीकार कर ही लिया। तो अर्थांतर स्वीकार कर लेने से अवयवी की सिद्धि हो जाती है। और वो इसी बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, प्रत्यक्ष तो हो रहा है लेकिन ये प्रत्यक्ष नानार्थ विषया मेरी एक बुद्धि बनी है, अर्थात में बहुत सारे अणु हैं और उनके समूह मात्र का प्रत्यक्ष कर रहा हूं। तो ऐसा यदि वो कहता है तो भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति ही, जो भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं उनमें एक दर्शन, एकत्व बुद्धि ये सिद्ध नहीं हो सकती। अनेक में एकत्व बुद्धि बनेगी ही नहीं, अनेक में तो अनेक ही बुद्धि रहेगी, है? अनेकस्मिन एक, अनेक में एक, ऐसा मानना ये तो व्याहता बुद्धि ही, ये तो विरुद्ध बुद्धि हो गई। ये न दृश्यते, ये नहीं दिखाई देती, ऐसा नहीं देखने में आता। अब जब पूर्व पक्षी की बात ये खंडित होने लगी तो फिर उसने अगला सूत्र दे करके ये सिद्ध करना चाहा कि अनेकों में भी एक बुद्धि हो जाती है। और उसने दो दृष्टांत पकड़ लिए, सेना और वन का। तो वो विषय आगे चल रहा था। अब बताइए और क्या है, और नहीं है और कुछ तो आप इसका अर्थ कीजिए अब सेना वनवत ग्रहणम सूत्र का, अगर कोई शंका नहीं है तो आप करें। सेना में, हाँ, सेना वनवत ग्रहणम, सेना वनवत, सेना वनवत, वन के तुल्य ग्रहणामिति चेत, ऐसा मानते हो तो। हाँ, क्या ग्रहण मैंने ये अवयवी, अवयवी के ग्रहण करते। अवयवी वहां कहाँ है? अच्छा, धारणा, वो पीछे प्रकरण आ रहा है, धारणा सेना और वन के एकत्व मानते हैं, एकत्व बुद्धि।
हाँ, एकत्व बुद्धि जो सेना में हो रही है, तो पूर्व पक्षी का ये कहना है कि सेना में अनेक सैनिक हैं और अनेक सैनिकों के समूह को देख करके हम कहते हैं कि ये एक सेना है। तो अनेकों में एकत्व बुद्धि आ गई, वही तो सिद्ध करना है उसको। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो चेत शब्द आ रहा है। तो यहाँ हाँ, नहीं वन में और बताएं, ऐसे ही वन में बताइए। ये तो सेना का हो गया, वन में कैसे घटाएंगे? वृक्षों में एकत्व बुद्धि। तो क्या निश्चय क्या हुआ? एकत्व बुद्धि से क्या पता लगा? मान लीजिए अब तो मान तो लिया, ये दूर से दूरात का ना नहीं, वो तो आगे की बात है, सूत्र का ही अर्थ करें पहले। हाँ, ये जो वनों में वन का ये समूह है, वन का समूह नहीं, वृक्षों का समूह। वृक्ष का समूह जब वन कहते हैं वो भी एकत्व बुद्धि है। हाँ, वन है एक, वृक्ष है अनेक। तो अनेक में एक ज्ञान करके हमने वन शब्द का प्रयोग कर लिया। तो ऐसे ही वहां पर भी पीछे घटाएगा वो अपने दार्ष्टान्त में। ये दृष्टांत दे रहा है ना, दार्ष्टान्त क्या बनेगा भाई? कुंभ ले लिया तो कुंभ में अनेक अणुओं का संचय, अनेक अणुओं का संचय है और अनेक में एक बुद्धि हो गई, यानी एक संचय रूपी बुद्धि वो बन गई। जैसे यहाँ पर अनेक सैनिकों की एक बुद्धि बनी तो सेना शब्द बोल दिया, अनेक वृक्षों में एकत्व बुद्धि बनी तो वन बोल दिया, वहां भी अनेक अणुओं में एकत्व बुद्धि करके हम संचय बोल देंगे। हम क्यों माने कि कोई नया अवयवी उत्पन्न हुआ है? यहाँ भी तो कोई नई सेना उत्पन्न नहीं हुई, कोई नया वन उत्पन्न नहीं हुआ। अनेक मनुष्यों का समूह सेना, अनेक वृक्षों का समूह वन, ऐसे ही अनेक अणुओं का समूह, वहां भी एकत्व बुद्धि हो गई। फिर आगे न माना गया अतीन्द्रियत्व, अतः इंद्रियों से अतिरिक्त होने से अनुनाम। इंद्रियों से अतिरिक्त कैसे? इंद्रियों से उन्हें इंद्रियों से ये अतीन्द्रिय ना, इंद्रियों से परे नहीं, अणुनाम अतीन्द्रियत्वात्। ये तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है कि आपने जो यहाँ पर सेना और वन का दृष्टांत दे करके कुंभ और वृक्ष आदि स्थानों में अनेक में एक बुद्धि को सिद्ध करने का प्रयास किया, ये सही नहीं है। कारण कि अणुनाम अतीन्द्रियत्वात्, ये उसमें हेतु दिया कि अणुओं के, परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से परमाणुओं का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। लेकिन ये सूत्र थोड़ा जटिल बनेगा ऐसे, क्योंकि ये जो हेतु आ रहा है, ये पूरी व्याख्या जब हो जाती है इसकी सेना और वन की, और वहां कुछ और भी बिंदु उठाए जाते हैं पूर्व पक्षी के सामने, तब जाकर के ये हेतु वहां पर घटेगा। तो और बिंदु इस तरह से घटाएंगे कि जब उसने ये कहा कि अनेक सैनिकों का समूह है सेना, लेकिन सेना में जो अनेक समूह हैं, वो सैनिक ले लें, घोड़े ले लें, हाथी ले लें, रथ ले लें, बहुत सारे अंग हैं सेना के, उन सब का समूह सेना उसने बताया। अब उससे हम ये प्रश्न करेंगे कि ये जो सेना में अलग अलग अंग हैं, सैनिक इत्यादि, ये क्या है? तो क्या कहेगा उनको? वो उनको अवयव ही तो बताएगा वो सेना के ये अवयव हैं। जैसे कुंभ में वो कुंभ के अवयव मिट्टी के कण बताएगा, हैं? नहीं, कपाल की छोड़ो, कपाल तो फिर एक अवयवी हो गया, वो तो सीधे अणुओं पहुंचता है। हाँ, वो नहीं मानता कपाल उपाल कुछ भी। कपाल कहते ही फिर प्रश्न उठेगा कपाल क्या चीज है ये? तो फिर वही कहेगा कि अणुओं का संचय है, वहां भी तो यही बोलेगा वो। तो सीधे अणु ही पकड़ेंगे बस, अणुओं के संचय वाली कोई वस्तु नहीं लाएंगे बीच में, सीधे अणु तक पहुंचेंगे। तो जैसे वो ये कह रहा है कि कुंभ अणुओं का संचय है, अब यहां भी तो ऐसा ही उत्तर देगा वो, क्योंकि दृष्टांत और दार्ष्टान्त दोनों मिलने चाहिए। तो यहां भी तो यही कहेगा कि सेना अणुओं का संचय है, यही तो कहेगा। लेकिन यहां वो कह रहा है कि सैनिकों का संचय है, ये सेना क्या है? सैनिकों का संचय। तो उससे हम प्रश्न करेंगे कि सैनिक जो है ये क्या है?
सैनिक। जैसे कुंभ में उसने ये नहीं कहा कपाल का संचय है ये, अगर ऐसा कहता तो हम कहते कपाल क्या है ये। यहां कह रहा है कि सेना का, सैनिकों का संचय है ये, तो सैनिक क्या है। अब सैनिक में क्या उत्तर दे सकता है वो कहेगा भाई सेना का अंग है, अवयव है ये, तो अवयव है ठीक है, लेकिन ये तो हम उसको प्रत्यक्ष देख लेते हैं, पास में जाकर के हमें सेना के सारे सैनिक, उसके तत्व अलग अलग दिखाई दे गए। आपकी आंखें कुछ हाँ एकदम बुद्धि को तेज, बिल्कुल अलर्ट तो यहां सेना के, सैनिक के विषय में जब पूछा गया तो सैनिक को तो हम अलग अलग देख लेते हैं। अब अलग अलग देख लेते हैं तो इसका अर्थ है ये अणु नहीं है। अब उससे पूछेंगे ये सैनिक क्या है, तो अब वो फिर वही कहेगा कि अणुओं का संचय है। अच्छा, अणुओं का संचय है तो अणु होते हैं अतीन्द्रिय, अणु दिखते नहीं, और अतीन्द्रिय जब अणु होते हैं तो उनका संचय भी अतीन्द्रिय हुआ। जैसे मैंने कहा था कि एक आत्मा अतीन्द्रिय है और बहुत सारे आत्मा भी यदि इकट्ठे हो जाएं, और होते होंगे जगह जगह, लेकिन हमें तो नहीं दिखते। तो जब एक अणु अतीन्द्रिय है तो अणुओं का संचय सैनिक भी अतीन्द्रिय हुआ, तो वो भी नहीं दिखाई देगा। जब वो भी नहीं दिखाई देगा तो ये कैसे कहेगा कि देखो ये एक, ये एक, ये एक, ये हो गए सारे अनेक, और अनेक का संचय हो गया सेना। यही सिद्ध करना चाह रहा है वो, तो कहां बन पाया, क्योंकि जिसको वो एक 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 कह रहा है वो भी अणुओं के संचय हैं, और अणुओं के संचय दिखते नहीं, तो उसके पक्ष में तो सैनिक दिख ही नहीं रहा है। नजदीक जाने पर भी सैनिक नहीं, हाँ नहीं दिखाई देना चाहिए उसको, है उसको नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से वो कैसे कहेगा कि अनेक में एक बुद्धि का मेरा ये दृष्टांत बनेगा, नहीं बन सकता ना, ये तात्पर्य है। इसलिए ये हेतु वहां लगेगा जाकर के। अब इसकी व्याख्या को दोबारा देख लें, आपको भी जो है थोड़ी उलझन है इसमें, कि यथा सेनांगेशु वनांगेशु च, सेनांग में और वनांग में, अर्थात सैनिकों में और वृक्षों में, सेनांग सैनिक हो गए और अन्य वस्तुएं हो गई, हाथी इत्यादि पशु, और वनांग वृक्ष हो गए उसके अलग अलग। दूरात अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु, ये इसी का विशेषण हो गया। अगृह्यमाणम पृथक्त्वम ये शाम, जिनका पृथक्त्व गृह्यमाण नहीं हो रहा है, अगृह्यमाण पृथक्त्वेषु, जिनका पृथक्त्व गृह्यमाण नहीं है। कहां से? दूरात, दूर से, पास में तो हो जाएगा लेकिन दूर से इनको अलग अलग नहीं देख पाते। तो उस समय क्या होता है, जब अलग अलग नहीं देख पाते, कि एकम इदम, एक है ये पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि उत्तर तो सिद्धांति का आगे आएगा, तीन्द्रियत्वात् अणु नाम से प्रारंभ होगा उसका। ये केवल इतनी की व्याख्या हो रही है कि सेना वनवद ग्रहणम इति चेत, इति यहां तक व्याख्या हो रही है, सेना वनवद ग्रहणम। तो कहा कि दूराद अगृह्यमाणम, दूर से क्योंकि इनका पृथक तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, ये एक है, सेना एक है, वन एक है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई, सिद्ध हो गई नहीं। एवं, इसी प्रकार से कौन कह रहा है ये? पूर्व पक्षी अपने दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटा रहा है। आपस में आप मिलकर खूब चर्चा किया करो न, ऐसे पंक्ति लगा लगा के, तब ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन आपको दूर दूर रहना होता है शायद, बहुत आवश्यक होता है ये आपस में चर्चा करना, और हम और थोड़ा विस्तार करें और विस्तार करें, खोलें अपनी भाषा में, खोलें उसके लिए चर्चा करते करते, तो सारी उलझनें सब निकल जाती हैं। तो यहां जब पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया तो अपने दार्ष्टान्त में वो घटाएगा। अब दार्ष्टान्त कौन सा है उसका? वो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक कुंभ पकड़ लो बस सीधा। तो कुंभ में वो कह रहा है कि एवं, इसी प्रकार से, अणुषु संचितेषु, कैसे अणु? जो संचित हो गए, कहां पर? कुंभ में। अब ये सेना वाली बात वहां ले जाएगा आप घड़े में। वो क्या कह रहा है कि सेना और कुंभ, इन दोनों को एक मान रहा है। दृष्टांत तभी तो घटेगा। अब सेना में उसने पहले दिखा दिया सिद्ध करके कि देखो ये अनेक बहुत सारे सैनिक हैं, ये सेना के अंग हैं, अवयव हैं,
और अवयवों का समूह हमने सेना बोल दिया। ऐसे ही ये कुंभ में देखो, ये अणु ये अणु ये अणु, बहुत सारे अणु हैं और हमने उनका समूह कुंभ बोल दिया। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ कुंभ में अणु दिख तो रहे नहीं है, तो वहां भी कहेगा कि देखो वहां भी तो सेना दूर से, उसमें सैनिक कहाँ दिख रहे हैं, समानता कैसे दिखाएगा वो? कोई प्रश्न करे कि तुम्हारे कुंभ के अणु अलग 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 दिख तो रहे नहीं रहे, वो कह रहा है सैनिक भी अलग अलग कहाँ दिख रहे हैं, दूर से। वहां दूरात कहना पड़ा उसको, यहाँ दूरा शब्द नहीं बोला है, वहां दूरात कहना पड़ा है उसको। देखो पिछली पंक्ति में दूरात शब्द है कि नहीं है? दूरात अग्रिह्यमाण पृथक्त्वेषु, और यहाँ केवल है अग्रिह्यमाण पृथक्त्वेषु, संचितेषु के आगे हाँ अग्रिह्यमाण पृथक्त्वेषु है। उसको अपनी कमजोरी पकड़ा है, वो जानता है इस बात को कि नजदीक से नहीं दिखाई देंगे। लेकिन सिद्धांति कोई कम बुद्धि का थोड़ी है, वो तो पकड़ लेगा सारी बातें उसकी हैं। तो एवं अणुषु संचितेषु, ऐसे यहाँ पर भी अणु ये संचित हो गए, और अग्रिह्यमाण पृथक्त्वेषु, जैसे वो सेना के अंग अग्रिह्यमाण पृथक्त्व है, ऐसे ही ये भी अग्रिह्यमाण पृथक्त्व है, इनका अलग अलग पना पृथक्त्व नहीं देखा जा रहा है। और एकम इदम उपपद्यते बुद्धि ही, एकम इदम, यह एक कुंभ है, ये बुद्धि उत्पन्न हो गई। ये तो हो गया वार्तिक। ये सूत्र, ये जो वात्स्यायन जी हैं, ये कभी कभी सूत्रों का अर्थ पहले वार्तिक में करते हैं, फिर वार्तिक का अर्थ अन्य भाषा में आगे विस्तार करते हैं उसका। तो अभी पूर्व पक्षी का ही जो वार्तिक में जो अर्थ दिया सूत्र का, थोड़े से अंश का, उसका विस्तार अभी पूर्व पक्षी का ही चल रहा है। अब इसी वार्तिक को खोल रहे हैं, ये आगे कोई नई बात नहीं आएगी, अभी इस वार्तिक को ही खोल रहे हैं कि यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम। अब ये दिखा रहे हैं कि अगृह्यमाण पृथक्त्व जो वार्तिक में कहा इन्होंने, तो ये तो दूरात, दूर के कारण से कहा था, तो फिर हमें दूसरी दृष्टि से पास में क्या स्थिति होती है वो भी दिखाना पड़ेगा। तो पास में जाकर क्या होता है, अलग अलग हमें गृहीत हो जाते हैं। वैसे आपके सुदर्शन जी ने यहाँ पर अगृह्यमाण शब्द ही लिया है, तो वो भी ले सकते हैं। और जैसे यहाँ जो गृह्यमाण है ये पाठभेद मिलता है, तो यहाँ भी ले सकते हैं। अंतर यह है कि अगर हम अगृह्यमाण बोलेंगे तो वो तो निकट से, वो क्या नाम, दूर से अर्थ लेंगे, है ना। और इसमें हमने देखा कि इन्होंने सुदर्शन जी ने बहुत सारे लिंगी बता रहा है, एक एक शब्द जो उसमें प्रयुक्त हुए हैं वात्स्यायन के, उसका दो तीन कई बार सरल शब्द दिए, और कुछ अपना भी थोड़ा सा देते हैं, कहीं कहीं भावार्थ निकालते हैं, कहीं कहीं अध्याहार करके बोलते हैं। नहीं संस्कृत नहीं। तो यहाँ गृह्यमाण हम पाठ मान करके अर्थ कर रहे हैं कि यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम, जब ये गृह्यमाण पृथक्त्व होते हैं, अर्थात इसको बंद करो, इसको थोड़ा सा खोल देना जरा सा, इतना सा हवा जैसे आती है हल्की हल्की। तो गृह्यमाण पृथक्त्वानाम, गृह्यमाण पृथक्त्व कब होगा इनका, जब समीप में जाकर के हम देख लेंगे सेना को भी और वन को भी, तो वहां वृक्ष दिखाई देंगे, वहां सैनिक दिखाई देंगे। तो यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम सेना वनांगानाम, आरात, दूर से, उसको पूरा बंद कर दो, इसको थोड़ा सा खुला दो, नहीं तो उड़ेगा, आवाज करेगा ही। आरात, दूर से है। अब दूर से कारणांतरतः, वहां भिन्न कारण है। कौन सा कारण है भाई? दूर से हम किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? दूर कोई कारण नहीं है, कारण तो कुछ और होगा ना भाई। देखते किससे हैं हम? नेत्रों से। तो नेत्रों से देखते हैं, तो दूर से क्यों नहीं देख पाते हैं? नेत्र की शक्ति भाई क्षमता ही इतनी है। तो हम कह सकते हैं दृष्टि दोष। ये दोष ही तो है, इंद्रियों की अपनी एक सीमा है, और उस सीमा से हम बाहर जाएंगे तो वो इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो दृष्टि दोष कह लो इसको। उसमें आता है ना कि अविद्या कैसे उत्पन्न होती है,
सांख्य दर्शन में प्रश्न उठाया कि अविद्या कैसे उत्पन्न होती है। संस्कार दोषाच अविद्या, इंद्रिय दोषात, तो दोष बोला नहीं बोला। अब दोष का अर्थ हम क्या करते हैं, खराबी आ गई कोई। इंद्रिय दोष कहते ही लगेगा कि इंद्रिय में खराबी आ गई है, यानी कि जिसके खराबी नहीं वो देख लेगा दूर तक, ये अर्थ नहीं। इंद्रिय दोषात का तात्पर्य भाई इंद्रियों की क्षमता ही उतनी है, और वो अलग बात है, कभी कभी दोष आ जाता है, वो चीज नहीं। तो इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या, यहां से उत्पन्न होने लगती है अविद्या। लेकिन पहले इंद्रिय दोष कारण बताया, उसमें संस्कार बाद में बताया है। वहां भी एक रहस्य भरा हुआ है, क्यों ऐसा कहा, क्रम दो, यानी कि दो बातें कही क्यों और इस क्रम को क्यों लिया। इस क्रम ऐसा हो सकता है कि हमें इंद्रियों का दोष तो इसी जन्म के कर्म प्रत्यक्ष होता है, और संस्कार पीछे से आते हैं, तो वर्तमान के कारण यहाँ पहले भी आ गया होगा। तो संस्कार पीछे के हैं, तो पहले शरीर मिला के संस्कार पहले थे, जब जन्म हुआ तो संस्कार तो पीछे थे, तो उसमें प्रभु पहले आने चाहिए। प्रत्यक्षता की दृष्टि से ना, ये जो हमारी इंद्रियां तो हमें दिखाई दे रही हैं, जो ज्ञान में इंद्रिय, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। इंद्रिय दोष इसलिए है कि संस्कार दोष जब मनुष्य आत्मा जब मुक्ति से लौट करके आता है, मुक्ति से लौट करके जो आत्मा आएगा, तो वहां तो संस्कार है नहीं, वहां तो संस्कार पीछे का कोई भी नहीं है। तो उस अवस्था में ये प्रश्न उठेगा कि अब यहाँ अविद्या कैसे उत्पन्न हुई, अविद्या का कारण कौन बनेगा। तो कहा इंद्रिय दोषात, इंद्रियां तो देगा परमात्मा उसको मनुष्य के शरीर में। अविद्या के में इंद्रिय दोष मूल कारण। हाँ, अब इंद्रिय दोष से वो जैसा जैसा प्रत्यक्ष करता रहा, जानता रहा, वैसे वैसे संस्कार बनते रहे। अब बाद में फिर ये संस्कारों का दोष भी चल पड़ेगा, उन संस्कारों से फिर वृत्तियां बनेंगी, वृत्तियों से फिर कार्य चलने लगेंगे, फिर संस्कार बनेंगे। लेकिन मूल जो है इसका इंद्रिय दोष, इसलिए वो सूत्र में पहले है। तो यहां दूरात आरात, आरात अर्थात दूर से, कारणांतरतः भिन्न कारण क्या हो सकता है, इंद्रिय दोष आदि। तो इससे पृथक्त्व से अग्रहणम, अब पृथक्त्व का ग्रहण नहीं हो रहा है, पास पास में तो हो जाता है लेकिन अब नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो वहां पर हमने एकत्व बुद्धि कर ली और सेना या वन शब्द बोल दिया। एक दृष्टांत किसका हुआ, ये सेना का। अब वन का लिया, वन में क्या है, वन में और तरह से बताया है, हम वृक्ष को अलग अलग करके वैसे बोल दें, अथवा जाति के रूप में ले लें कि ये आम का वृक्ष है ये, क्योंकि वन है तो वन में तो बाग तो ऐसा होता है, बाग प्रायः एक ही जाति के वृक्षों का लगाते हैं लोग हैं, लेकिन यहाँ तो वन है, वन में कोई एक ही प्रकार का वृक्ष तो होगा नहीं, तो अलग अलग प्रकार के। तो वहां हम जब निकट से देखते हैं तो भिन्न भिन्न जातियों के वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूर से एक ही मालूम पड़ता है पूरा। तो यथा गृह्यमाण जाति नाम, जिनकी जातियां गृहीत हो चुकी हैं पास में जाकर के, ऐसा जो पलाश है, खदिर है इति वा न आराध जाति ग्रहणम होती। अब दूर से वो जाति ग्रहण भी नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो हमने एकत्व बुद्धि वहां पर उत्पन्न हुई हमारी, और उसको वन शब्द से बोल दिया और अपनी ओर से बढ़ा दिया व्याख्या करते हुए इन्होंने, जबकि ये बात सूत्र में नहीं आ रही थी, ये गति वाली जो है। तो आगे कह रहे हैं यथा, ऐसे ही। अब देखो यथा आपका कहाँ कहाँ आ चुका, ये तीसरी बार आ रहा है ये, तो ये सब दृष्टांत ही चल रहे हैं अभी। पहले सेना का दृष्टांत दिया, फिर वन का दिया, और वन में भी वृक्षों की जाति ले ली, और वृक्ष भी ले सकते हैं आप, और अब यहां गति भी ले रहे हैं कि यथा गृह्यमाण स्पंदानाम, पास में से हम जब, जैसे मान लो उदाहरण ले सकते हैं चींटियों का। आपने देखा होगा चींटियां जब चलती हैं तो पूरी समूह में और लाइन एक लग जाती है, उनकी रास्ता बन जाता है उनका। अब वहां पर हम पास में हैं हमारे, और वो चींटियां चल रही हैं, तो चींटियों का स्पंदन अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब हम थोड़ा दूर हट गए, अब दूर हट गए तो क्या ऐसा लगेगा कि चींटियां चल रही हैं? ये लगेगा कि काली काली कोई धारी जो है वो खींची हुई है। लेकिन क्योंकि हम पास में से देख चुके हैं तो कहेंगे हम यही कि देखो ये चींटियों का समुदाय है, चींटियों की पंक्ति है, चींटियों की लाइन है, बोलेंगे ऐसे ही।
अब मान लो कोई चंद्रमा से या पृथ्वी को देखने लगे तो पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्यों की गतिविधि, कोई गाड़ी कहीं दौड़ रही है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वहां से दिखेगा कुछ भी? वहां से केवल एक पृथ्वी दिखाई देगी बस। कहीं कोई गतिशील वस्तु दिखाई देगी, दूर से नहीं दिखाई देता। तो यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम न आरात स्पंद ग्रहणम, दूर से स्पंद ग्रहण, गति का ग्रहण वो नहीं होता। स्पंद किसे कहते हैं? स्पदी किंचित चलने पाणिनि ने अर्थ किया है किंचित चलने, थोड़ा थोड़ा चलना, यानी कि गति, हल्का सा हिलना, स्पंदन, जैसे कंपन होता है, किंचित चलने। तो न आराध स्पंद ग्रहणम, यहां तक ये 3 दृष्टांत पूर्व पक्षी ने दिए। और पूर्व पक्षी क्या, मतलब सिद्धांत ही पूर्व पक्षी की ओर से बोल रहा है कि ऐसे ऐसे वो दृष्टांत देगा। अब सिद्धांती क्या उत्तर देगा यहां कि गृह्यमाणे च अर्थ जाते, ये सभी अर्थ समूह, वो चाहे सैनिकों के सेना के रूप में हों या वृक्षों के वन के रूप में हों या अन्य कोई गतिशील पदार्थ हैं। हम वृक्ष को ही ले सकते हैं, जैसे वन में वृक्ष हिल रहे हैं वायु से, लेकिन पास में से तो पता लगता है, दूर से हमें वो हिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और पूरा एक समूह वन दिखाई दे रहा है। तो गृह्यमाणे च अर्थ जाते, ये संपूर्ण अर्थजात जो गृह्यमाण होता है, पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व का जब यहां पर ग्रहण नहीं हो पाता दूर से, तो क्या होता है? क्या होता है? एकम इति प्रत्यय, ये प्रत्यय होता है। लेकिन ये प्रत्यय कैसा है? कहा भाक्त है। ये पूर्व पक्षी से कह रहे हैं तुमने जो दृष्टांत के रूप में ये सेना और वन आदि शब्द उठाए, हम भी मानते हैं यहाँ कि अनेक में एकत्व का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी का ये भी कहना था कि मैं ऐसा दृष्टांत दे रहा हूं जो उसमें आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अनेक में एक बुद्धि है। सिद्धांति कह रहा है मानता हूं मैं यहाँ अनेक में एक बुद्धि है, लेकिन ये एक बुद्धि गौण है, भाक्त है, प्रधान नहीं है। और तुम्हें उदाहरण लाना है प्रधान का, गौण का नहीं लाना है। अच्छा, गौण क्यों कह रहा है सिद्धांति इसको? नजदीक जाने पर तो अलग अलग हो जाएंगे ना, हो जाने दो, हो जाएंगे। तो गौण का ये तात्पर्य कि भले ही दिख रही है लेकिन दूर से एकत्व तो दिख रहा है। नहीं, गौण इसलिए है कि ये अवयवी नहीं बना कोई नया। कुंभ जैसे एक नया अवयवी बन गया और उसमें धारण आकर्षण होने लगा। क्या ऐसा धारण आकर्षण सेना में और वन में हो जाएगा? एक सैनिक को खींचेंगे सारे खींचेंगे, एक वृक्ष को खींचेंगे सारे खींचेंगे। अच्छा, इस दृष्टि से भागते हैं ये। ना, दूर से नहीं, दूर से पास से नहीं। वहां तो आप घड़े को पास से देखोगे तब भी वैसा ही, दूर से देखोगे तब भी वैसा ही है। पास से देखेंगे तब भी उसके अणु अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तत्व का कारण मतलब वो जो है पृथक। हाँ, मतलब ये अवयवी नहीं मानता इसको। सिद्धांति कहता है मैं इसको अवयवी मानता ही नहीं। अरे मैं जिसको अवयवी बोल रहा हूँ ऐसा उदाहरण लाओ आप। पूर्व पक्षी से यही तो कहेगा वो कि तुमने जो उदाहरण दिए ये तो भाक्त हैं, ये भाक्त प्रयोग कहलाता है। यहाँ एकत्व बुद्धि बन तो रही है सेना और वन के रूप में, लेकिन ये नया अवयवी नहीं है। सेना कोई नया अवयवी नहीं है, वन कोई नया अवयवी नहीं है। हम ये तो कहते हैं एक सेना है, व्यवहार में आता तो है ये, वो भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये व्यवहार औपचारिक है, ये गौण है, भाक्त है, मुख्य नहीं है, ये प्रधान नहीं है। तो इस तरह से ये तो हो गया भाक्त प्रत्यय। लेकिन कुंभ में जो प्रत्यय हो रहा है कि ये एक कुंभ है, ये भाक्त नहीं है। वो अगली पंक्ति में कि न तू, अब न तू को न को जोड़ेंगे आगे अंत में बाद में, न तू भागतः एक प्रत्यय, ये जो आ गए शब्द आगे वहां पर कि अणु नाम, ये जो अणु हैं जो कि अग्रह्यमाण पृथक्त्व हैं, जिनका पृथक पृथक ग्रहण नहीं हो पा रहा है, और कारणतः कारण से, कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात्, किसी भी कारण से, कोई भी कारण ले आओ यहां पर, यानी कैसा भी उपाय कर लो, कोई माइक्रोस्कोप ले आओ, कुछ भी कर लो, परंतु इनके पृथक्त्व का ग्रहण नहीं होगा। कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात्, किसी भी कारण से
जैसे वहां तो कारण था कि दूर होने के कारण से पास में दिखने लगे, लेकिन यहां पर किसी भी कारण को उपस्थित कर लो, परंतु ये अगृह्यमाण पृथक्त्व ही रहेंगे। इनका पृथक्त्व अलग अलग होना ये कभी भी नहीं दिखाई दे सकता घड़े में। तो कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात् भागतः न भागता एक प्रत्यय। अब इनका जो एक प्रत्यय है, एक बुद्धि रूप में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक बुद्धि, ये भाक्त नहीं है, ये मुख्य है। और इसको समझाने के लिए आपने जो दृष्टांत दिया वो भाक्त का निकला। आपको दृष्टांत मुख्य का लाना है, प्रधान का लाना है। तो प्रश्न उठा यहां पर, क्यों है इनका भाक्त एक प्रत्यय? ये कहा अतीन्द्रियत्वात् अणु नाम, क्योंकि अणु अतीन्द्रिय होते हैं और वहां जो सैनिक है वो इंद्रिय ग्राह्य है, वृक्ष इंद्रिय ग्राह्य है, और उनको हमने एक मान लिया तो वो भाक्त प्रत्यय हुआ। और ये क्योंकि अतीन्द्रिय हैं, इनका पृथक्त्व कभी ग्रहण होगा ही नहीं, ये मुख्य ज्ञान है इनका, एकत्व बुद्धि ये मुख्य है। समझ में आया यहां तक? ये दोबारा हुआ है कल का ये जितनी बार होगा उतनी कोई ना कोई नई बात आएगी सामने। ये विषय ऐसे होते हैं। हाँ, इस आनेक में बहुत सी बातें आ रही हैं और कुछ सिद्धांत भी हमारे सामने आते हैं। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो एकदम जो है हम उनको स्पष्ट नहीं पकड़ पाते और बाद में धीरे धीरे बस रहने दो। इस आनेक में विशेष कह सकते हैं, ये अवयव अवयवी की चर्चा जो है। हाँ, ये सूत्र ज्यादा थोड़ा हाँ, इसमें और भी बातें ऐसी आएंगी, जैसे जाति क्या होती है, संयोग गुण क्या होते हैं, ये सब आगे विषय आएंगे ऐसे। तो अब पूर्व पक्षी देखो, ये सूत्र का जो अर्थ हुआ यहां तक, ये कितने का अर्थ हुआ? वैसे तो पूरे का हो गया है, पूरे का हो चुका है। यानी कि ये जो अतीन्द्रियत्वात् अणु नाम जो सूत्र में आया था वो ये अंतिम पंक्ति में आ गया है, ये यहां तक ले लिया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पूर्व पक्षी जब उसको लगा के ये मेरा दृष्टांत दिया हुआ, ये खंडन होने लगा इसका, और ये भाक्त कह करके खंडन करने लगे, लेकिन वो इसको भी नहीं स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मेरा तो यही दृष्टांत है और मैं सैनिकों को अलग अलग जो मान रहा हूं, और वहां अनेक सैनिक अनेक वृक्ष मान करके और एक सेना और एक वन, ये जो शब्द बोले जा रहे हैं एकत्व बुद्धि से उत्पन्न हुए, मैं इसको दृष्टांत के ही रूप में ले रहा हूं। तो वहां सिद्धांती अब ये कहता है कि इदम एव च परीक्षते, ये परीक्षा जो है इसी बात की जा रही है, इसी बात की जा रही है कि आप जो अणुओं का संचय मान रहे हैं और अणुओं का संचय मान करके एकत्व बुद्धि जो उत्पन्न कर रहे हैं उसमें, और अनेक में एकत्व बुद्धि आपने मानी, और दृष्टांत दिया आपने सेना और वन का कि सेना और वन जैसे अनेक में एक बुद्धि बन जाती है, ऐसे ही यहाँ पर भी अनेक अणुओं में एक बुद्धि बन करके और कुंभ शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो सिद्धांती कहता है कि परीक्षा इसी बात की जा रही है कि आपने जो अणुओं का संचय कहा है कुंभ के लिए, क्या ऐसा ही अणुओं का संचय यहाँ सेना में और वन में है क्या? तो इदम एव च परीक्षते किम एक प्रत्यय अणुसंचय विषय आहुस्वित न इति। सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो अणु संचय का विषय आपने उठाया है कि अणुओं का संचय मात्र हो गया है, ये अणुओं का संचय का विषय, ये एक प्रत्यय एक ज्ञान है, ये एक बुद्धि है, आहुस्वित न, या एक बुद्धि नहीं है, या एक बुद्धि नहीं है। और एक बुद्धि नहीं है तो अणु संचय एव सेना वनांगानी, और तुम्हारे पक्ष में, क्योंकि आप यही तो मानते हो कि ये अणुओं का संचय है कुंभ इत्यादि में, तो जैसे आप कुंभ में अणु का संचय मान रहे हो, ऐसे ही आपके पक्ष में सेना और वन में भी अणुओं का ही संचय तो होगा। तो अणु संचय एव सेना वनांगानी। अब ये जो वाक्य है इसको आप यूं ही सामान्य अर्थ करने लगो तो क्या अर्थ होगा इसका कि सेना और वन के अंग भी अणुओं का संचय है। तो लगेगा ये वाक्य क्यों बोल दिया इन्होंने यहाँ,
तो ये वाक्य पूर्व पक्षी की ओर से है। ये पूर्व पक्षी से कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में ये अणुओं का संचय ही तो है, क्योंकि आप कुंभ को अणुओं का संचय ही तो मानते हो, और आपने दृष्टांत दिया है, दृष्टांत में वही बात तो आनी चाहिए, तो ये भी अणुओं का संचय हुआ। तो इसी की परीक्षा की जा रही है, इसी की परीक्षा की जा रही है कि ये सेना और वन में क्या ये अणुओं का संचय है। समझ में आया नहीं? अर्थात ये परीक्षा कोटि में है अभी। आपने जो सैनिक शब्द बोला या जो वृक्ष शब्द बोला, जैसे वहां कुंभ बोला, अब देखो थोड़ा पीछे को हटो, उधर इसने सैनिकों के समूह को सेना बोला। अब हम सेना पे नहीं आएंगे, अब हम सैनिक को पकड़ा हमने कि आपने सैनिक को स्वीकार किया है, वो कहेगा हाँ, तभी तो अनेक गिनेगा कि एक सैनिक ही, एक सैनिक ही, एक सैनिक ही है, तो सैनिक को स्वीकार किया है उसने। अब उससे पूछ रहे हैं कि ये जो सैनिक जिसको आप कह रहे हो ये क्या है, तो क्या बताएगा वो? घड़े को क्या बताया था उसने? तो उसको भी अणु का संचय बताएगा, बताना पड़ेगा उसको, उसको वही बोलना पड़ेगा, जैसे उसमें बोला इसमें भी बोलना पड़ेगा, घड़ा में जैसे बोला। अच्छा, तो ये भी परीक्षण कोटि में आ गया। अब ये अब हम उससे ये कहेंगे कि जैसे ये सैनिक अनेक अणुओं का संचय कह के आपने इसको एक सैनिक कहा, तो अनेक में एक बुद्धि हो गई। अब उससे फिर कहेंगे कि जैसे अनेक में एक बुद्धि यहां तुम मान रहे हो, ठीक है, और अब ये भी मानता नहीं वो, तो अब उससे कहेंगे अब फिर लाओ दृष्टांत कोई नया। और ये तो परीक्षण कोटि में आ गया। जैसे कुंभ परीक्षण कोटि में पहुंच गया था, ऐसे ही यहां सैनिक भी परीक्षण कोटि में आ चुका, ठीक कुंभ के समान। तो आपको दृष्टांत और लाना पड़ेगा, ये दृष्टांत तो गया काम से। और जो परीक्षण कोटि में होता है, जो साध्य कोटि में होता है, उसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो वही आगे कहा कि न च परीक्षमाणम उदाहरणम, जो परीक्षमाण होता है वह उदाहरण नहीं होता। उदाहरणम इति न युक्तम, परीक्षमाण जो होता है और उसको आप दें उदाहरण, तो कहा न युक्तम। इनके न को हमेशा अंत में लगाया करो, ध्यान रखना। ये शैली पकड़ लो इनकी बात सैन जी की। परीक्षमाणम उदाहरणम इति न युक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों? अब ये भी तुमका कहना ही हुआ, कथन है ये, कथन मात्र कह करके कभी भी ऋषि चुप नहीं रहता, उसमें हेतु देता है कि इसलिए नहीं है युक्त, ये कि साध्यत्व, ये साध्य सम बन जाएगा आपका, फिर ये साध्य है, सिद्ध नहीं है अभी ये। अच्छा, अब कहते हैं कि दृष्टम इति चेत, वो कहता है कि नहीं, यहां तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अनेक सैनिकों का एक समूह है सेना और अनेक वृक्षों का एक समूह है वन। कि दृष्टम इति चेत, यहां तो दृष्ट है, ये प्रत्यक्ष का विषय है, तो कहते हैं ना, ये वार्तिक है, इसकी व्याख्या आगे आएगी कि तद विषय से परीक्षोपत्ति है, उसी विषय की तो परीक्षा की जा रही है। अर्थात ये विषय परीक्षोपत्ति है, परीक्षा के रूप में सिद्ध हो रहा है। ये मतलब ये परीक्षा का विषय बन चुका है। ये सेना और वन का दृष्टांत दिया है, ये परीक्षा का विषय बन चुका है। इसलिए यहां पर दृष्टम आप नहीं कह सकते कि ये प्रत्यक्ष बन चुका है, ये दृष्टांत बन गया है, पूरा सिद्ध हो गया है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये परीक्षा का विषय बन गया है। इसी का अर्थ कर रहे हैं वार्तिक का कि यद्यपि मन्येत दृष्टम इदम, यदि वो ये कहता है कि नहीं ये सब दृष्ट है और ये हमें दिखाई दे रहा है, एक बुद्धि यहाँ बन चुकी है सेना और वन के रूप में, सेना वनांगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सेना और वन के अंगों का, अंग कौन? सैनिक और वृक्ष, इनके अंगों का पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व का ग्रहण न होने से, कारण वही है दूर से, न होने से अभेदेन एकम इति ग्रहणम, अभेद रूप से, अभेद का तात्पर्य एक रूप से, एक रूप से, एकम इति ग्रहणम, एक ग्रहण हो गया, ठीक है, एक बुद्धि बन गई, एक ज्ञान हो गया। तो ये तो दृष्ट है हमारे लिए, ये तो स्पष्ट हो गया। और न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुम इति, और जो दृष्ट हो जाता है, जो प्रत्यक्ष का विषय बन चुका है, उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता। तो आप मेरे दृष्टांत का क्यों प्रत्याख्यान कर रहे हो?
ऐसा यदि वो कहे तो वो जी कहेगा ये विषय दृष्ट है ये, और इसका प्रत्याख्यान आप नहीं कर सकते, आप गलत प्रत्याख्यान कर रहे हैं, ऐसा यदि वो कहे तो इसका पृथक्त्व तो दिखाई दे रहा है आपको नहीं तो हाँ हो गया। वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है कि सैनिक भी अणुओं का संचय और ये पूर्व पक्षी वहीं, ये सिद्धांति वहीं पहुंचाएगा इसको। तो न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातमिति, तो सिद्धांति बोला तच्च नैवम, ये ऐसा है ही नहीं, ये दृष्टांत तुम्हारा बना ही नहीं। क्यों? तद विषयस्य परीक्षोपत्ति है, जो वार्तिक में अंश आया था उसी की व्याख्या चल रही है कि ये जो विषय है ये परीक्षोपत्ति है, परीक्षा की उपपत्ति होने से, अर्थात ये परीक्षा के योग्य है, अभी इसकी परीक्षा की जानी है, इसलिए ये दृष्टांत के रूप में आप इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। दर्शन विषय एवं अयम परीक्षते, दर्शन का विषय, ज्ञान का विषय, एकत्व बुद्धि का विषय, यही तो यहाँ पर परीक्षित है, परीक्षा की जा रही है इसकी, इसी का परीक्षण किया जा रहा है कि यह अयम एकम इति प्रत्ययो दृश्यते, ये जो यहाँ पर एक है ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष हो रहा है, स परीक्षते, उसकी परीक्षा की जा रही है, किम द्रव्यांतर विषय वा अथ अणुसंचय विषय थी। ये द्रव्यांतर अर्थात अवयवी, वो नाम जो कुछ भी ले ले, उसका नाम बदल सकता है, वो संचय कह दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संचय कह करके पहले माने वो कि हाँ ये एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है, संचय नाम का द्रव्य। तो स परीक्षते किम द्रव्यांतर विषयो वा अथ अणु संचय विषय, यही परीक्षण हो रहा है इसका कि अणुओं का संचय है ये अथवा द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है। और अत्र दर्शनम अन्य तरह से साधकम न भवति, और रही बात यहाँ जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये दर्शन, ये किसी एक नियम का कि अणुओं का संचय है ये या द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई है, इनमें से किसी एक का साधक नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है ये है? कैसे बन जाएगा साधक? जो परीक्षण कोटि में आ गया, जो परीक्षण कोटि में आ रहा है अभी, वो साधक कैसे बन जाएगा? दृष्टांत वो साधक बनता है जो सिद्ध हो चुका है पहले, और यहाँ ये परीक्षा कोटि में है, अभी इसका परीक्षण होना है कि ये द्रव्यांतर का विषय है तुम्हारा या अणु का संचय विषय है ये। तो ये परीक्षण कोटि में आने के कारण से ये दर्शन न अन्य तरह से साधकम भवति, ये दो में से किसी एक बात का साधक नहीं बन पाएगा। नाना भावे च अणुनाम, नाना भावे च अणुनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम। नाना भावे, अलग अलग होने पर, अणु कैसे हैं? अलग अलग। नाना भावे च अणुनाम, लेकिन पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व का ग्रहण उनका हो नहीं रहा है, और न होने से अभेदेन एकम इति ग्रहणम, अभेद से एकत्व मान करके, एक मान करके उनको अभिन्न रूप में मान करके एकम इति ग्रहणम, एक कह करके उनका ग्रहण हो रहा है। तो एक ग्रहण किन में हो रहा है? नाना अणुओं में, अनेक में एक का ग्रहण। तो अनेक में एक का ग्रहण, ये शब्द ऐसा ही तो हो गया कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना। तो इसलिए आगे शब्द बोला अतस्मिन तद इति प्रत्यय। ये प्रत्यय कैसा है? अतस्मिन तद। ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, सुना होगा आपने। जहां अविद्या की, मिथ्या ज्ञान की बात आती है तो वहां महर्षि दयानंद ने जहां अविद्या का लक्षण किया है तो वहां यही तो लिखा है उन्होंने, अतस्मिन तद, जो जैसा नहीं है, जो वह नहीं है उसको वह मान लेना। तस्मिन माने उसमें, तस्मिन उसमें, तद ग्रहणम उसका ग्रहण करना, उसमें उसी का ग्रहण करना। अब तस्मिन से पहले नए समास कर दिया, अतस्मिन तद, जो उस नहीं है। हिंदी में थोड़ा बोलने में नहीं आता ये कि जो उस नहीं है उसमें उसका ग्रहण,
तो क्या अर्थ हुआ? रज्जू है सामने, और किसी ने कहा सर्प है ये, तो रज्जू क्या है? तस्मिन। अब तस्मिन तद ग्रहणम यदि बोले तो रज्जू में रज्जू का ग्रहण। अब हमने कह दिया अतस्मिन तद। अब अतस्मिन क्या चीज है ये? किसमें? जो उस नहीं है उसमें। अब ये उस क्या है? ये उस वो है जो आगे बोलेंगे हम, तद ग्रहणम। अतस्मिन तद ग्रहणम, तो तद क्या है यहां? सर्प। तो रस्सी क्या नहीं है? उस नहीं है, सर्प नहीं है वो, क्या ना, हाँ सर्प नहीं है, उस नहीं है वो, और उसमें उसका ग्रहण, यानी जो सर्प नहीं है उसमें सर्प का ग्रहण। वस्तु तो है, अवस्तु नहीं वस्तु बोलोगे, ये उनका शब्द है ये जो अद्वैतवादी होते हैं, लेकिन यहाँ वस्तु नहीं है क्या? सर्प रज्जु वस्तु नहीं है क्या? है? कैसे कहोगे? रस्सी वस्तु है या नहीं है? तो अवस्तु नहीं कैसे कहोगे? अवस्तु का मतलब जो है ही नहीं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि संसार है ही नहीं, है संसार है ही नहीं, और इसमें मिथ्या आरोप हो रहा है संसार का। संसार है ही नहीं, यानी कि वस्तु है ही नहीं है, उनका ये कहना है। लेकिन यहां तो जो रज्जु है ये वस्तु है, इसलिए अतस्मिन तद, यही शब्द यहां फिट बैठेगा कि जो उस नहीं है उसमें। अब उस क्या है जो हम कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि सर्प है ये, और वो सर्प है नहीं है। तो ऐसे यहां पर अनेक में एक बुद्धि। अब अनेक क्या है? क्या नहीं है? अनेक एक नहीं है। अनेक क्या नहीं है? एक नहीं है, और हम कह रहे हैं कि एक है ये, तो अतस्मिन तद बुद्धि हो गई। और अतस्मिन तद बुद्धि, ये तो मिथ्या ज्ञान है तुम्हारा फिर। पूर्व पक्षी से कह रहे हैं ये तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जो अनेक है उसको अनेक ही बोलो ना, फिर एक कैसे बोल सकते हो? तो अतस्मिन तद इति प्रत्ययः यथा स्थाणु पुरुष, दृष्टांत दे दिया हमने। रज्जु सर्प कहा था अभी, तो ये भी तो वैसा ही है। अब स्थाणु है और उसमें पुरुष बोल दिया। जरा बाहर क्या क्या ना, शांत रहे। यहां जो स्थाणु है, स्थाणु में पुरुष शब्द बोला है जब, तो स्थाणु जहां है उसमें पुरुष नहीं है, तो पुरुष का न होना क्या हो गया? अतस्मिन। जो उस नहीं है अर्थात पुरुष नहीं है उसमें तद बुद्धि, पुरुष बुद्धि हो गई। जो पुरुष नहीं है उसमें पुरुष बुद्धि हो गई। ऐसे यहां पर जो एक नहीं है उसमें एक बुद्धि कर रहे हैं। असर्प भूतायाम, तो बात तो वही हो गई। हाँ, बात तो वही हुई ना कि जो सर्प नहीं है उसको सर्प माना, तो तस्मिन तद बुद्धि। तो पूर्व पक्षी समझ ही नहीं पाया, जैसे हो सकता है आपको भी समझ नहीं आया हो। वो कहता है इससे क्या होगा? अतः किम ततः किम, इससे क्या कहना चाह रहे हो आप? तो इससे एक नया सिद्धांत निकल रहा है अब, और ये सिद्धांत बहुत प्रबल है, और इस प्रबल सिद्धांत के आधार पर हम अद्वैतवादियों का बहुत सरलता से प्रत्याख्यान कर सकते हैं। ये जो आगे बात बताने जा रहे हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ततः किम कह करके जो आगे खोल रहे हैं बात के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रायः हम बातचीत में ये भूल जाते हैं। अगर ये हम तर्क ले लें, ये बिंदु पकड़ लें, तो बड़ी सरलता से हम अद्वैतवादियों को, हाँ, उनको जो है सामने कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उनको चुप करा सकते हैं। वो क्या है आगे कि अतस्मिन तद इति प्रत्ययस्य। जैसे हम पहले सरल उदाहरण ले लें एक, जैसे वो देते भी हैं उदाहरण कि जैसे पानी में, जलाशय में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, या वो ले लो सीप में चांदी, शुक्तौ रजतम, शुक्ति में रजत। तो शुक्ति में रजत की जो भ्रांति हुई है, जिस व्यक्ति को शुक्ति में रजत की भ्रांति हो रही है, उसने कभी रजत को देखा है या नहीं? आप ऐसा व्यक्ति पकड़ो जो जानता ही नहीं रजत क्या है,
वो आप यहाँ भी ले सकते हो। किसी बच्चे ने कभी सर्प को देखा ही नहीं और रस्सी देख करके वो भले ही वो दूर से उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, क्या वो डरेगा उसको कि एक सांप तो नहीं है कहीं है? ये सांप वाला ज्ञान उसकी स्मृति में है तभी तो आएगा। और स्मृति किससे बनती है? अनुभव से। अनुभव किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष जिसने सर्प को देखा है, अब प्रत्यक्ष देखा है तो सर्प का अस्तित्व सिद्ध हो गया कि नहीं? यानी सर्प का अस्तित्व सिद्ध है तो रज्जु में सर्प की भ्रांति होगी। रजत का अस्तित्व सिद्ध है तो शुक्ति में रजत की भ्रांति होगी। चंद्रमा यदि कहीं पर है वास्तव में तो जल में पड़ेगा उसका प्रतिबिंब, और चंद्रमा ही न हो तो समझ आ गया नहीं? कहने का तात्पर्य कहीं यदि भ्रांति हो रही है तो इसका अर्थ है कि वो विषय कहीं न कहीं प्रधान रूप से होता है। यानी प्रधानापेक्षी भ्रांति हमेशा प्रधानापेक्षी होती है। ये सिद्धांत आगे बोल रहे हैं कि अतस्मिन् तद इति प्रत्ययस्य, ये तो प्रत्यय हुआ है। ये प्रत्यय कैसा है? प्रधानापेक्षित्वात्, ये प्रधान की अपेक्षा रखने वाला है। प्रधान यदि नहीं है तो कभी भी अतस्मिन् तद बुद्धि हो ही नहीं सकती है। और प्रधानापेक्षित्वात्, प्रधान की अपेक्षा वाला होने से क्या होता है? प्रधान सिद्धि ही, प्रधान की सिद्धि होती है इससे। अतस्मिन् तद बुद्धि यदि कहीं हो रही है तो इससे प्रधान की सिद्धि स्वयं हो रही है। अब यहां पकड़ो पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये अनेक अणुओं का संचय है। ये अनेक में एक बुद्धि, समझ आ गई बात? अनेक में एक बुद्धि, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अनेक में एक बुद्धि, ये तो हुई अतस्मिन् तद बुद्धि। तो इसका अर्थ है कहीं प्रधान भी है। प्रधान है तो क्या होगा? एक में एक बुद्धि भी कहीं होनी चाहिए। अनेक में जब एक बुद्धि हुई तो एक बुद्धि होना ये सिद्ध हो रहा है। अर्थात एक बुद्धि होती है कहीं ना कहीं अवश्य, एक में एक बुद्धि कहीं हुई है। अब यहाँ क्योंकि अतस्मिन् तद बुद्धि है, उस एक बुद्धि को हम अनेक में भी ले आए। जैसे हमने सर्प कहीं देखा है और सर्प प्रत्यक्ष है, ये देख चुके हैं, उसका ज्ञान पूरा पूरा है हमें, अब उस सर्प को हम रज्जु में ले आए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक में एक बुद्धि हमारी कहीं होनी चाहिए और वो हमें हो चुकी है, अनुभव उसका हो चुका है। उस एक बुद्धि को हम अब अनेक में भी घटा रहे हैं, तब कहेंगे अतस्मिन् तद बुद्धि है, ये तुम्हारा मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान सत्य ज्ञान को सिद्ध करता है। कितनी विचित्र बात है, सत्य को सिद्ध करने वाला है नहीं है। हाँ गुरु जी देखो, यही बात गुरु जी, निर्धन व्यक्ति जो है वो धनवान को सिद्ध कर रहा है। अगर निर्धन ना हो, हम निर्धन ना हो के धनी कैसे कहेंगे? निर्धन जो है वो दूसरे को विद्वान बना रहा है, निर्धन दूसरे को धनवान बना रहा है। भाई किसी ने कहा, जैसे ये अद्वैतवादी कहते हैं कि ये संसार हमें कैसे भास रहा है कि जैसे स्वप्न में, स्वप्नवत बोलते हैं नहीं, स्वप्न के समान। अब इनसे पूछो आप, अच्छा आप बताइए कैसे बोलेंगे फिर? जब उन्होंने कहा कि संसार स्वप्न के समान है तो इसी सिद्धांत के आधार पर हम कैसे प्रत्याख्यान करेंगे? अब स्वप्न में जो भास रहा है, स्वप्न तो देखे हुए आता है, तो कहने मैं कहीं न कहीं ये चीज अनुभव की हुई है, जब तो स्वप्न नहीं। एक मिनट, स्वप्न में हमने कुछ देखा, ठीक है, और स्वप्न में जो देखा इसको हमें मिथ्या बोलना है, जैसे संसार को मिथ्या बोल रहे हैं वो लोग। तो स्वप्न में जो देखा हमने उसको मिथ्या सिद्ध करना है, तो मिथ्या सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जगना पड़ेगा। और जगने में जब देखेंगे अरे ये पदार्थ तो यहाँ है ही नहीं, कुछ भी स्वप्न में देख रहे थे हम, अथवा स्वप्न में ऐसा देख रहे थे ये तो कुछ और तरह का निकला। अब जो और तरह का निकला और वहां में मिथ्या ज्ञान हो रहा था स्वप्न में, तो उस स्वप्न के मिथ्यात्व का पता जागृत अवस्था में लगा, और जागृत अवस्था में भी तब लगा जबकि प्रामाणिकता से हमने पदार्थ का दर्शन कर लिया। अब जिनको ये संसार स्वप्न के समान लग रहा है, जो मिथ्या बता रहे हैं, उनसे ये पूछो ये मिथ्या है, इसकी जांच कब करोगे आप? क्योंकि वास्तविक संसार तो है ही नहीं कभी भी,
जैसे स्वप्न अवस्था का निश्चय हमने जागृत से कर लिया कि ये स्वप्न मिथ्या था, अब ये संसार मिथ्या है, इसकी जानकारी हम कहां से करें? इसको मिथ्या कैसे कहा आपने? सत्य कुछ है तभी तो कहोगे मिथ्या। वो सत्य क्या है? अब वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या है। इस जगत की मिथ्यात्व की सिद्धि, स्वप्न के पदार्थों की सिद्धि कि स्वप्न के पदार्थ असत्य थे, उन्हीं पदार्थों को हम जब जागृत में देखते हैं, उन्हीं को और नहीं, उन्हीं को, तब कहेंगे स्वप्न में तो और तरह के दिखाई दे रहे थे ये। जैसे कुछ स्वप्न में हम राजा हो जाते हैं, नींद खुलती है तो वही रंग के रंग तो हैं, तो हम वही जो हम स्वप्न थे वही यहाँ जागृत में है। अब तो जागृत में वास्तविक पता लग गया हमें अपना। तो जो संसार स्वप्न में जिसको हम कह रहे हैं मिथ्या के समान है, तो मिथ्या के समान है ये पता कहीं सत्य संसार दिखाई दे जाए तभी तो लगेगा। अब वो उसको मानते नहीं। तो अतस्मिन तद्बुद्धि ये प्रधान को सिद्ध करती है, ये तात्पर्य। तो अतस्मिन तदिति प्रत्यय से प्रधानापेक्षित्वात् प्रधान सिद्धि ही। अब यहां कह रहे हैं कि स्थाणु पुरुष, उसी से पूछ रहे हैं पूर्व सिद्धांति से कि आप ही बताइए अच्छा कि स्थाणु पुरुष इति प्रत्ययस्य किम प्रधानम। स्थाणु में पुरुष है, ये तो हो गया अतस्मिन तद्बुद्धि। इस प्रत्यय का प्रधान क्या है? फिर आपने कहा कि अतस्मिन तद्बुद्धि ये प्रधान को सिद्ध करती है, तो यहां करो प्रधान सिद्ध क्या होगा? तो उन्होंने कहा बहुत सरल बात है, अरे यो सौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय, पुरुष में जो पुरुष का प्रत्यय हो रहा है ये प्रधान हो तो गया। ये कैसा है? ये तस्मिन तद्बुद्धि हो गई। यो असौ पुरुषे पुरुषः पुरुष प्रत्यय तस्मिन सति, उसके होने पर, पुरुष में जो पुरुष प्रत्यय हमारा हुआ है, तो तस्मिन सति पुरुष सामान्य ग्रहणात्, उस पुरुष के होने पर हमने पुरुष के सामान्य धर्म का ग्रहण कर लिया। और सामान्य जो धर्म हमने पकड़े पुरुष के जाने, उसको स्थाणु पुरुषः अयम, वो स्थाणु में हम देखने लगे पुरुष के सामान्य धर्मों को। लेकिन पुरुष के सामान्य धर्म का ज्ञान हमने पुरुष में पहले किया है कि नहीं किया? कितना लंबा होता है, कितना मोटा होता है? तो जो भी सामान्य ज्ञान हुआ है वो उसका हम प्रत्यक्ष पहले कर चुके हैं पुरुष के होने पर, और फिर स्थाणु में कहते हैं उनको देख करके पुरुषः अयम। तो इस तरह से यहाँ पुरुष में पुरुष बुद्धि, ये प्रधान बुद्धि हो गई, प्रधान की सिद्धि हो गई। एवं इसी प्रकार से नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात्, आप जो ये कह रहे हो, पूर्व पक्षी से कह रहे हैं कि नाना भूतेषु, ये अनेक प्रकार के पदार्थ हैं और उनमें एकम इति सामान्य ग्रहणात्, ये एक बुद्धि जो आपकी बन रही है, आप अभी भी को तो मानते नहीं, आप कहते हो नाना में एक है, अनेक में एक है। तो अनेक में जो एक है ये सामान्य ग्रहणात्, ये जो आपने सामान्य ग्रहण किया, एकत्व सामान्य का जो ग्रहण किया, ये प्रधान सती भवितुम अर्हति, ये प्रधान में भी तो कहीं एकत्व मिले, एक में एकत्व मिले आपको, तब ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और प्रधान आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, क्यों? आप अवयवी को मानते ही नहीं, और अवयवी के न मानने से जो सूत्र पीछे आया था, सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे है, अवयवी की असिद्धि होने से सर्व अग्रहणम, सभी का अग्रहण हो जाएगा, न द्रव्य रहेंगे, न गुण रहेंगे, न कर्म रहेंगे, न सामान्य विशेष, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, आप कहां से लाओगे प्रधान? प्रधान सिद्धि कहां से करोगे? तो प्रधानंच सर्वस्य अग्रहणात् इति न उपपद्यते, आपके पक्ष में सबका ग्रहण ही नहीं हो पाएगा अवयवी न होने से, तो प्रधान की भी सिद्धि नहीं होगी। और प्रधान की सिद्धि नहीं होगी तो क्या निष्कर्ष निकला फिर? तो आपका जो कथन है कि अनेक में एक बुद्धि हो रही है, ये भी आपका असिद्ध हो गया। तस्मात्, इसलिए हमारा जो पक्ष है कौन सा? अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यये एकम इति। अभेद प्रत्यय में, या प्रथमांत मान लीजिए, अयम अभेद, हाँ, अयम अभेद प्रत्यय एकम, ये जो है अभेद प्रत्यय ये एक है और ये अभिन्न है। अभिन्न एवं, ये सप्तमी है, यहां पर ध्यान रखना, अभिन्न एवं, एक में ही,
अभिन्न का अर्थ एक, एक में ही अयम अभेद प्रत्यय, ये एकता का प्रत्यय हो रहा है, एकत्व ज्ञान हो रहा है, अर्थात अवयवी है। ये इन्होंने सिद्ध किया यहां तक। लेकिन पूर्व पक्षी ऐसे नहीं चुप बैठेगा। उसने जो ये दृष्टांत दिए थे सेना और वन के, और ये जो सारा विषय चल रहा था अभी तक, ये चक्षु से संबद्ध है। सेना को हमने किससे देखा? कुंभ को किससे देखा? यानी कि रूप का विषय है ये सारा रूप का चल रहा है। अब उसके मस्तिष्क में आया कि प्रत्यक्ष के तो विषय 5 होते हैं, चक्षु का रूप ही तो नहीं होता है केवल, और चक्षु वाले रूप में से, रूप से संबद्ध विषयों में से मैं कहीं पर प्रधान एक में एक बुद्धि वाला ज्ञान ये ला नहीं पाया, तो मैं औरों में ट्राई करूंगा, औरों में प्रयास करके देखता हूं कि और भी तो रह गए। अरे अभी रस रह गया, शब्द रह गया, स्पर्श रह गया, गंध रह गया, ये सारे रह गए नहीं, तो उनमें से देखेंगे। अब उनमें हम एक में एक बुद्धि नहीं, प्रधान उसको दिखाना है कहीं पर, वो प्रधान को प्रधान दिखाएगा, तो पहले शब्द को पकड़ेगा ये, तो आगे ये प्रकरण चलेगा। अब ये कि मैं थोड़ा भूमिका दे रहा हूं कि इंद्रियांतर विषयेषु, पूर्व पक्षी की ओर से सिद्धांति बोल रहा है सिद्ध कि पूर्व पक्षी ऐसा यदि कहे तो क्या कह सकता है पूर्व पक्षी कि इंद्रियांतर विषयेषु, इंद्रिय इंद्रियांतर भिन्न इंद्रिय और उनके विषय वही भिन्न हो गए, तो 4 इंद्रिय रह गई और 4 ही उनके विषय रह गए। उन विषयों में अभेद प्रत्यय, अभेद का प्रत्यय हो जाता है, यानी एक में एक बुद्धि वहां मिल जाती है, वो प्रधान हो जाएगा, और प्रधान जब मिल जाएगा तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा प्रिय। तो इस तरह से प्रधान वो यदि ऐसा कहता है तो क्या होगा वो अब कल को देखेंगे। विशेष हेतु अभाव। चलिए प्रणव ध्वनि।